हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि भारत में संसदीय समितियों के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गाइस, इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे कि क्या होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, क्या इनका रेलिवेंस है एंड जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, भारत में संसदीय समितियां, इनको क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है, इसके इस यहाँ पर जो मैटर्स को सॉल्व किया जाता है वो मैटर्स काफ़ी अपने आप में वेरीड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वॉल्यूमिनस होते हैं। इन मैटर्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास ना ही इतना टाइम होता है, ना ही एक्सपर्टीज़ होती है। तो इनको असिस्ट करने के लिए नंबर ऑफ कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कमिटीज़ हैं, इनके कंपोजिशन के बारे में, टेन्योर, फंक्शंस के बारे में कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। लेकिन इन कमिटीज़ को डील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ टू हाउसेस। जो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के रूल्स होते हैं, उनके द्वारा ही इन कमिटीज़ को डील किया जाता है। कमिटीज़ कई तरीके की होती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं उनके मेंबर्स को अपॉइंट एंड इलेक्ट करने का जो काम होता है वो हाउस के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। जो ये कमिटीज़ होती हैं वो स्पीकर एंड चेयरमैन के डायरेक्शन में ही काम करती हैं। इसके अलावा ये कमिटीज़ अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती हैं हाउस, या फिर हम कह सकते हैं स्पीकर एंड चेयरमैन को। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, जो कि प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कमिटीज़ के बारे में कि कितनी तरीके की कमिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग कमिटीज, जिनको हम स्थायी समितियां भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज एडहॉक कमिटीज यानी कि तदर्थ समितियां। स्टैंडिंग कमिटीज वो कमिटीज होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं नेचर वाइज, एंड ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं हर साल इन कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है, परमानेंट होती हैं, एंड ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर वर्क करती हैं। जबकि जो एडहॉक कमिटीज़ हैं वो टेम्पररी होती हैं, और ये बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है इस्टेब्लिश की जाती हैं, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है वैसे ही ये इनको हटा दिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में। यहाँ पर स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद यहाँ पर कुछ कमिटीज़ को आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कमिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप एडहॉक कमिटीज़ की बात कर लें, स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात कर लें, एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये कुछ कमिटीज़ हैं जहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको यहाँ पर हम समझेंगे। फर्स्ट वन है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जिसको हम लोक लेखा समिति भी कहते हैं हिंदी में। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जिसको 1921 में स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये डेट पूछ ली जाती है। जो 1919 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसमें मेंबर्स का जो नंबर होता है वो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं एंड 7 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। मेंबर्स पार्लियामेंट के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। हर साल जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्ट होकर के जाते हैं, उन्हीं मेंबर्स में से पार्लियामेंट के द्वारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर जो कमेटी है उसके मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, और जो चेयरमैन हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्हीं में से एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्पीकर के पास। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, सो आप लोग इसको याद ज़रूर रखिएगा। कमेटी का जो ड्यूरेशन है, टर्म है, वो कितना होता है? 1 साल। 1 साल के लिए कमेटी
बनाई जाती है, स्टैब्लिश की जाती है और 1 साल के बाद ये कमेटी जो है फिर इसको हटा दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? कैग, जो कि बोलते हैं जिसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि इंडिया में जो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी गार्जियनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया में कैग के पास होती है। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने ले जाते हैं। लेकिन कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की होती है। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। आई होप आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में, जिसका नाम है एस्टीमेट्स कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकलन समिति। इंडिपेंडेंस के बाद पहली जो एस्टीमेट्स कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो 1950 में की गई थी कॉन्स्टिट्यूट। और इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी किसने? जॉन मथाई ने, जो कि उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर एस्टीमेट्स कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। याद रखिएगा ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, इस कमेटी के मेंबर्स की, तो 25 मेंबर्स थे। लेकिन बाद में 1956 में उनकी इस कमेटी की जो मेंबरशिप है वो बढ़ा दी गई थी, वाइडन कर दी गई थी। फ्रॉम 25 मेंबर्स से 30 मेंबर्स अब हो गए हैं यहाँ पर। अब जो एस्टीमेट्स कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो 30 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के, वो सभी के सभी लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। इस कमेटी में, यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी में, राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एंड इस कमेटी का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के लिए होता है। इसमें भी कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता है। जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? बजट में जो एस्टीमेट्स लगाए जाते हैं, जो एस्टिमेशन किया जाता है कि गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आया है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो उन एस्टिमेट्स को एग्जामाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? एस्टीमेट्स कमेटी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। आप लोगों से ये कमेटी पूछी जा सकती है, ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, जिसको 1964 में क्रिएट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्ण मेनन कमेटी। कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1964 में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को क्रिएट किया गया था। ओरिजिनली इसमें 15 मेंबर्स थे, लेकिन 1974 में मेंबरशिप बढ़ा दी गई और अब इसमें 22 मेंबर है। करेंटली देखा जाए तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 जो मेंबर हैं वो लोकसभा से आते हैं, 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इस कमेटी में एक मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकते हैं। चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है और जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसके तहत। एंड जो चेयरमैन है वो लोकसभा से ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। फंक्शन की जब हम बात करते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो ये है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके अकाउंट्स, उनकी रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करने का फंक्शन है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का। इसके अलावा कैग की जो रिपोर्ट्स आती हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, उनके अकाउंट्स को एग्जामाइन करते हैं, ऑडिट करते हैं कैग, और कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन करती है ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन है एथिक्स कमेटी। कमेटी में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका किस तरीके का बिहेवियर है, एथिक्स और जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है एमपीज का, उसको इन्फोर्स करने के लिए, एप्रोप्रिएट एक्शंस को रिकमेंड करने के लिए ये कमेटी स्टैब्लिश की जाती है। राज्यसभा में सबसे पहली बार एथिक्स कमेटी बनाई गई थी 1997 में, और लोकसभा में 2000 में ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी।
ये डेट जो है, ईयर, वो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट कमेटी है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। जो प्राइवेट मेंबर्स के, मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट मेंबर्स, उनके बिल्स एंड रेजोल्यूशंस पर ये कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है। एंड ये एक स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की, जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें डिप्टी स्पीकर जो है उनको चेयरमैन बनाया जाता है। राज्यसभा का इस कमेटी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है कंसल्टेटिव कमिटीज़। ये जो कमिटीज़ होती हैं वो बेसिकली किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे अटैच्ड होती हैं। एक मिनिस्ट्री स्पेसिफिक के लिए कमेटी बनाई जाती हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। जनरली जब भी लोकसभा बनती है, जब इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद, जब नई लोकसभा बनाई जाती है, तभी इन कमिटीज़ को फॉर्म किया जाता है, इनको क्रिएट किया जाता है। और जैसे ही लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, उसके साथ ही कंसल्टेटिव कमिटीज़ भी डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये फैक्ट, ये जो पॉइंट है वो इसको याद रखिएगा। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आते हैं, दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो इस कमेटी का पार्ट होते हैं। एंड इसमें मेंबरशिप जो है वो वॉलेंटरी होती है, अपनी मर्जी से जो मेंबर्स हैं वो इस कमेटी का पार्ट हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर जो होता है मेंबर्स का इस कमेटी में वो 30 होता है। एंड 30 जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। और मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 10 मेंबर्स होने चाहिए कंसल्टेटिव कमिटीज में। चेयरमैन जो है वो जिस मिनिस्ट्री के लिए कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जा रही है, उस मिनिस्ट्री के, उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो चेयरमैन बनाए जाएंगे कंसल्टेटिव कमेटी के। एंड ये जो कमिटीज़ हैं वो बेसिकली एक तरीके का फोरम प्रोवाइड करती हैं, सो दैट कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज़ हैं, वो अलग अलग पॉलिसीज़ पर, प्रोग्राम्स पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंसल्टेटिव कमिटीज़ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जो है डिस्कशन किया है। होपफुली आपको ये जो कमिटीज़ हैं इनके बारे में समझ में आ गया होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जैसे कि एस्टिमेट्स कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो आप जानते होंगे कि इन कमिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। आपको ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कैसी लग रही है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।